हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो अपने नीट के सिलेबस में है, यहाँ पर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हर साल नीट में इससे लगभग 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए बच्चों, लेट्स डिस्कस द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो फलोपियन ट्यूब के इवेंट्स को मैंने एक साइड दिखाने की कोशिश की है, यूटेरस के इवेंट्स को ऊपर की तरफ मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो चलो बच्चों, अब इसमें बात करते हैं कि फलोपियन ट्यूब में सबसे पहले ओवा आकर रेडी है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जो कि साइमल्टेनियस ओवा और स्पर्म, या फिर हम बोल सकते हैं एग और स्पर्म, ओवा का फॉर्मेशन फलोपियन ट्यूब में तब तक नहीं होता है जब तक कि स्पर्म ना पहुंचे। और स्पर्म जैसे ही फलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और सेकेंडरी oocyte से स्ट्राइक करता है, सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को टच करता है, सेकेंडरी oocyte अपने सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करके बनाता है ओवम। यस स्टूडेंट्स, ओवम। ओवम का ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte का होता है। सेकेंडरी oocyte स्टेज में आने के बाद से स्पर्म जैसे ही टच करता है सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को स्पर्म ये बनाता है ओवम, मतलब कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखिएगा, स्पर्म और स्पर्म के आसपास, यहाँ ओवा के आसपास जोना पेलुसिडा, अगर आपको ग्रीन कलर की लेयर दिख रही हो तो दिस इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा तब तक मार्क की जा रही है जब तक कि ये ब्लास्टुला स्टेज तक ना पहुंच जाए। ब्लास्टुला स्टेज में जाकर ये बेटा यूटेरस के वॉल से इम्प्लांट होता है, यूटेरस के वॉल में इंसर्ट हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मार्क करता है प्रेगनेंसी को। दैट मीन्स इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन को ही हम बोलेंगे कि फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो चलो आ जाओ बच्चों, हम लोग बात करते हैं ओवा। ओवा स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, बनाएगा एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। दिस इज जाइगोट। जाइगोट के बाद से बनेगा 2 सेल स्ट्रक्चर, जिसे बेटा हम 2 सेल एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। यहां भी अगर हम ध्यान से देखें तो जाइगोट के बाद जो 2 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है उसके पास आपको जोना पेलुसिडा इंटैक्ट मिलेगा। यस, जोना पेलुसिडा अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। दिस इज 2 सेल्ड स्टेज। दिस इज 4 सेल्ड स्टेज, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16। तो ऐसे बेटा ये बढ़ता रहेगा। ये हो गया 4 सेल्ड। फिर आएगा हमारे पास 8 सेल्ड, 8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम नाम देते हैं मोरुला। मोरुला एग्जैक्टली एक फ्रूट, मलबेरी फ्रूट के जैसा दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोरुला। मोरुला के बाद स्टेज आएगा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला लगभग यूटेरस में पहुंच चुका है। यूटेरस में जब ये ब्लास्टुला स्टेज पहुंच चुका है, यूटेरस में जब ये ब्लास्टुला आया है, ब्लास्टुला अपने जोना पेलुसिडा को शेड ऑफ कर देगा, छोड़ देगा, जिसे हम बोलेंगे जोना हैचिंग। दिस इज कॉल्ड जोना हैचिंग। जोना हैचिंग होते ही हम यहां देख सकते हैं, ये इम्प्लांटेशन के इवेंट्स को मैंने दिखाया है। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7 से 8वें दिन स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स ऑन 7th to 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 7th to 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये बेटा फर्टिलाइजेशन के बेटा बाद 7वें से 8वें दिन यूट्रस में पहुंचता है। अगर ये यूट्रस में किसी वजह से ना पहुंच पाए, सीलिया के बेटा कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर ना हो, तो ये कभी भी बेटा फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाएगा, ये यूट्रस में नहीं पहुंच पाएगा। एंड दैट कंडीशन लीड्स टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैंने एक वर्ड यूज किया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैं वर्ड यहां लिखता हूं ECTO, एक्टोपिक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है
इम्प्लांटेशन अदर देन यूटेरस, यूटेरस के अलावा कहीं भी अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर डेंजरस और अनवांटेड, मतलब कि इसे बेटा हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ये हेल्दी प्रेगनेंसीज काउंट नहीं होती। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज को मैंने यहां पे बेटा क्लोज किया। 7 to 8 डे इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ और इम्प्लांटेशन पूरी तरीके से इंडोमेट्रियल वॉल, ये इंडोमेट्रियल वॉल हो गई बच्चों, इंडोमेट्रियल वॉल में ये इम्प्लांट हो रहा है और 12वें दिन 12th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन ये लगभग इम्प्लांट हो जाता है, लगभग बेटा यूटेराइन वॉल में इम्बेड हो जाता है। नाउ डिस्कस, तो ये बेटा ब्लास्टुला स्टेज है। ब्लास्टुला में हम डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि ब्लास्टुला के आउटर मोस्ट सेल का जो लेयर है उसे हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट अभी तक रुका हुआ था, ट्रोफोब्लास्ट अभी तक प्रोटेक्टेड था फ्रॉम जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जैसे ही रिमूव होती है ये कोरोसिव एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देता है। कौन? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो कोरोसिव एंजाइम सिक्रीट कर रहा है वो इंडोमेट्रियल सेल को कोरोड करता है, खाता है, और जैसे जैसे इंडोमेट्रियल सेल्स खाने लगेंगी, मतलब खत्म होने लगेंगी, एक गड्ढा बनेगा, एक डिप्रेशन बनेगा, एक कैविटी बनेगी और इसी कैविटी में एम्ब्रियो इम्प्लांट होता जाएगा, धंसता जाएगा। जैसा कि हम सॉइल में, बच्चों याद कीजिए, हम सॉइल में सीड इम्प्लांट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होने लगेगा इन दी यूटेराइन वॉल। इम्प्लांटेशन के बाद से हम इंडोमेट्रियम को, यूटेराइन वॉल को हम नाम देते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ वर्ड का मतलब होता है झड़ने वाला, जो शेड ऑफ हो जाए, जो शेड ऑफ हो जाए उसे हम डेसिडुआ बोलते हैं। और इसीलिए प्लेसेंटा का नाम, ह्यूमन में प्लेसेंटा का जो टाइप होता है वो होता है डेसिडुएट प्लेसेंटा। डिस्कस करेंगे बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। तो ब्लास्टुला स्टेज इम्प्लांटेशन की तरफ जा रहा है और ये कोरोसिव एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, आप देख सकते हो, और ये डिप्रेशन यहाँ बढ़ता जाएगा और ये पूरी तरीके से 12वें दिन बेटा कंप्लीटली इम्बेड हो जाएगा और यहाँ कुछ कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आकर जमा हो जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे क्लोजिंग कोआगुलम, जिसे हम नाम देंगे क्लोजिंग कोआगुलम। चलिए, तो इम्प्लांटेशन हमें समझ में आया। इम्प्लांटेशन के समय एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, या एम्ब्रियो के फॉर्म होते ही, ब्लास्टुला के बनते ही, ट्रोफोब्लास्ट के बनते ही एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HCG, स्मॉल h कैपिटल C कैपिटल G, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। और ये हार्मोन LH के रेफरेंस में काम करेगा, LH के जैसा काम करेगा, ये LH के रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जिस काम को LH नहीं कर पाया, LH नेगेटिव फीडबैक के कारण जा चुका है, खत्म हो चुका है, और उस काम को HCG परफॉर्म करेगा। उसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अभी फिलहाल आते हैं इम्प्लांटेशन के बाद से हम फिर से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं, एक एक वर्ड को, एक एक सेल को बेटा ध्यान से समझते हैं। यहां मैंने बेटा अब बताया कि ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है। तो क्वेश्चन अगर आपके आता है कि इन विच स्टेज इम्प्लांटेशन अकर्स, तो आपका सीधा आंसर जाएगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला इन ह्यूमन और मैमल्स नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ये बेटा एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं जोना हैचिंग के बाद से, ब्लास्टुला के बाद से बेटा बनेगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज शो करता है कि यहां मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होने वाले हैं बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट? दो वर्ड्स आ रहे हैं, मॉर्फोजेनेटिक। मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक का मतलब हो गया जेनेटिक्स। तो यहाँ पे बेटा मॉर्फोलॉजी को बनाने के लिए, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, मतलब कि हमारी इंटरनल आउटर सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो सेल्स का मूवमेंट होगा उसे जीन्स कंट्रोल करेंगे, और इस तरह के मूवमेंट्स को हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। और गैस्ट्रुला में ही 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनते हैं, 3 जर्म लेयर्स बनते हैं जिन्हें आप एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म बोलते हो, और इन जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और यहाँ जो डिविजन्स हो रहे हैं, सेल डिविजन्स, इन्हें हम क्लीवेज डिविजन्स बोलते हैं बच्चों। सो क्लीवेज डिवीजन थोड़े यूनिक डिवीजन होते हैं एज कंपेयर टू माइटोसिस, जिनके बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। यहां गैस्ट्रुलेशन के बाद से, या गैस्ट्रुलेशन तक बोल सकते हैं,
कि क्लीवेज डिविजन्स चलेंगे, गैस्ट्रुलेशन के बाद से क्लीवेज डिविजन्स बंद हो जाएंगे, नॉर्मल सेल डिविजन्स चलेंगे। यहां बच्चों अगर बात करते हैं गैस्ट्रुला स्टेज में जर्मिनल लेयर्स बनेंगे जिन्हें हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रुला स्टेज को हम यहां डिस्कस करेंगे बेटा फर्दर। यहां गैस्ट्रुला के बाद जो स्टेज आएगा उसे न्यूरुला बोलते हैं। न्यूरुला में नर्वस सिस्टम फॉर्म होना शुरू होता है। मैं 2 स्टेटमेंट्स देने वाला हूं, इन्हें अपने दिमाग में बेटा रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम पहला ऑर्गन बनना शुरू होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग ऑर्गन नर्वस सिस्टम या नर्वस ब्रेन। अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट डिफरेंशिएटेड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन सबसे पहले बन के रेडी हो जाता है, तो उसका आंसर जाएगा हार्ट। ओके बच्चों, तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग ऑर्गन इज नर्वस सिस्टम और ब्रेन, एंड फर्स्ट डिफरेंशिएटेड ऑर्गन, तो उसमें आंसर जाएगा हार्ट। ब्रेन नर्वस सिस्टम सबसे पहले बनना शुरू करता है, लेकिन ये सबसे देर तक बनता रहता है, आफ्टर बर्थ तक बनता रहता है। टिल द एज ऑफ 3 to 4 years ब्रेन डेवलप करता रहता है। 3 से 4 साल तक मानव मस्तिष्क ब्रेन डेवलप करता रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड 6 से 7 साल तक डेवलप करता रहता है। 6 to 7 years स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई बढ़ती रहती है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का ग्रोथ सबसे लंबे समय तक होता रहता है। ओके बच्चों, अब इस स्क्रीन पे फिर ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ हम देख सकते हैं बेटा कि गैस्ट्रुलेशन के बाद से होगा न्यूरुला फॉर्मेशन। न्यूरुला मतलब कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, एंड देन ओजी ऑर्गेनोजेनेसिस। ओजी ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि अदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्क्रीन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये स्टेज आप देख सकते हो, ये मैंने मॉरुला को यहाँ दिखाया है, शो किया है इन डिटेल स्टडी के लिए, जहां आप बाहर की तरफ 8 सेल्स को देख सकते हो। 8 सेल्स आपस में टाइट जंक्शन बनाएंगे, और ये टाइट जंक्शन इनको कॉम्पैक्टली बांध लेगा, पकड़ लेगा, और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कॉम्पैक्शन। इसे हम बोलेंगे कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्शन ममेलियन एम्ब्रियो का ही फीचर है, और इसीलिए ये आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। बाहर की तरफ 8 सेल्स, जिसे हम बोल देंगे आउटर सेल मास, दिस इज कॉल्ड OCM, आउटर सेल मास। भीतर की तरफ 8 सेल, जिसे हम बोलेंगे इनर सेल मास। इनर सेल मास डिवाइड करेगा और एनिमल पोल की तरफ मूव करेगा। ये एनिमल पोल है बच्चों, ये वेजाइटल पोल है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी आप देख सकते हो, ये एनिमल पोल रहेगा, ये वेजाइटल पोल रहेगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एनिमल पोल है, कौन सा वेजाइटल पोल है? एनिमल पोल वो पोल होता है जहां से स्पर्म इंटर किया है, उसे हम एनिमल पोल डिनोट करते हैं, और उसके अपोजिट को वेजाइटल पोल डिनोट करते हैं। तो वेजाइटल पोल की तरफ से ये इम्प्लांट हो चुका है एम्ब्रियो में, मॉरुला स्टेज में वेजाइटल पोल की तरफ। अब अगर ब्लास्टुला स्टेज में देखोगे, दिस इज ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला को ही हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और वेजाइटल पोल की तरफ आपको एम्प्टी स्पेस दिखेगा, एनिमल पोल की तरफ आपको रेड कलर के सेल्स यहाँ पे माइग्रेटेड दिखेंगे। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं बच्चों कि जो रेड वाले सेल्स का क्लस्टर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रोइनल नॉब। एम्ब्रोइनल नॉब और कुछ नहीं, ये इनर सेल मास का ही क्लस्टर है। इनर सेल मास ही वहां पे बढ़ चुके हैं, डिवाइड कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रोइनल नॉब। एम्ब्रोइनल नॉब। एम्ब्रोइनल नॉब एनिमल पोल की तरफ गया है, और यहां अगर ये कैविटी की तरफ देखें तो कैविटी में फिल हो जाएगा यूटेराइन मिल्क। यूटेराइन मिल्क। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये रियल मिल्क है? नो स्टूडेंट्स, ये रियल मिल्क नहीं है। ये एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जो यूट्रस के कैविटी में भरा पड़ा है। ये यूट्रस के कैविटी का फ्लूइड अब इंटर करेगा, ये जाएगा टू दी, ये इंटर करेगा, जाएगा टू दी ब्लास्टुला, और एक कैविटी बनाएगा। उस कैविटी को हम नाम देंगे ब्लास्टोसील, क्योंकि बेटा सील वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे COEL, कैविटी। और ये कैविटी कहलाएगा ब्लास्टोसील, जो यूटेराइन मिल्क से भर जाएगा। दिस इज ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील यूटेराइन न्यूट्रिटिव फ्लूइड से भरा पड़ा है। अगर हम यॉक वाले एनिमल होते, वी आर नॉट द यॉक लोडेड एनिमल्स, और आवर एग्स, ह्यूमन एग जो होगा बेटा वो यॉक लोडेड नहीं होता है,
तो यॉक नहीं होता, ऑल स्थल कंडीशन होता है, मदर से ही सारा न्यूट्रिशन मिलता है, तो यहाँ पे बेटा ये एमनियोटिक कैविटी बाद में बनेगा। नीचे की तरफ बेटा यहाँ पे हमें बेटा यॉक सैक मिलेगा, लेकिन यॉक सैक बेटा यॉक लोडेड नहीं रहेगा, यॉक सैक बाद में डिमिनिश कर जाएगा। चलिए उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं बेटा ब्लास्टोसिल, जो कि बेटा यूटेराइन फ्लूइड से भर चुका है। फिर हम बात करेंगे तो एम्ब्रोइनल नॉब के ऊपर की तरफ, ट्रोफोब्लास्ट के नीचे की तरफ कुछ नए सेल्स बेटा यहाँ पे फॉर्म होंगे, जिन्हें हम नाम देंगे सेल्स ऑफ रोबर और एमनियोजेनिक सेल्स। एमनियोजेनिक सेल्स या इन्हीं को बोलेंगे सेल्स ऑफ रोबर, RAUBER, सेल्स ऑफ रोबर। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो सेल्स ऑफ रोबर कॉल्यूमिनर हो चुके हैं और इन्हें हम नाम देंगे ईपी ब्लास्ट। नीचे की तरफ आप देख सकते हो आपको फ्लैट सेल्स का रेड वाला लेयर दिख रहा है, जो यहां पे एम्ब्रोइनल नॉब के सेल्स हैं, जिन्हें हम नाम देंगे हाइपोब्लास्ट। ईपी ब्लास्ट अब 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, हाइपोब्लास्ट भी 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। मिडिल में यहां पर आपको 2 लेयर्स का एक डिस्क दिख रहा है। अपर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, लोअर लेयर इज कॉल्ड इंडोडर्म। बच्चों याद रखिएगा, अभी तक मेसोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एक्टोडर्म इंडोडर्म बन गया। ये एक्टोडर्म इंडोडर्म कलेक्टिवली बोले जाएंगे एम्ब्रोइनिक डिस्क। चलिए ऊपर की तरफ आपको एक कैविटी मिलेगी जिसे हम नाम देंगे एमनियोटिक कैविटी। नीचे की तरफ एक लार्ज कैविटी दिख रही है, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी यॉक सैक। फिलहाल हम इसे प्राइमरी यॉक सैक बोल रहे हैं। मैंने PYS लिखा। बाहर की तरफ जो सेल्स बने हैं उन्हें हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोडर्म। और ब्लास्टोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोडर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भर के क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो इसे याद रखिएगा बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बन चुका है, यही है गैस्ट्रूला। यहाँ 2 जर्म लेयर्स बन चुके हैं और यहाँ अब इन जर्म लेयर्स के बीचों बीच में आप देखोगे तो मेसोडर्म भी अराइज होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये बेटा फॉरवर्ड चलता जा रहा है। ये अगले स्टेप में आप देखोगे तो बाहर की तरफ ब्लास्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद एक नई ग्रीन लेयर आई है जिसे हम नाम देंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक मेसोडर्म, EEM, एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक मेसोडर्म। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक मेसोडर्म एम्ब्रियो की मेसोडर्म नहीं है, इसीलिए हम इसे एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक मेसोडर्म बोल रहे हैं, या इसे हम प्राइमरी मेसोडर्म भी बोलते हैं। प्राइमरी मेसोडर्म के अलावा ये ब्लास्टो डिस्क जो बना था, एम्ब्रियोनिक डिस्क जो बना था, एम्ब्रियोनिक डिस्क में भी अपनी मेसोडर्म आ रही है। ग्रीन कलर की लेयर आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेसोडर्म। और यस, ये हमारी बॉडी की मेसोडर्म है। दिस इज द सेकेंडरी मेसोडर्म और सिंपली मेसोडर्म, जिसे हम सेकेंडरी मेसोडर्म भी बोलेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ अब जो कैविटी बन गई है इसे हम सेकेंडरी यॉक सैक बोल देंगे, क्योंकि प्राइमरी यॉक सैक में नो मेसोडर्म, सेकेंडरी यॉक सैक में यस मेसोडर्म। ध्यान दीजिएगा, यस मेसोडर्म, और यही डिसाइड करता है कि सेकेंडरी यॉक सैक कैसे बन रहा है या सेकेंडरी यॉक सैक किसे बोल रहे हैं हम। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम लोग फर्दर। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो मेसोडर्म आया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसमें स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है, वो बेटा फटना शुरू कर देता है और वेजाइटल पोल की तरफ से वो स्प्लिट करता है
एनिमल पोल की तरफ जाता है, एनिमल पोल की तरफ स्प्लिटिंग नहीं होती है, एनिमल पोल स्प्लिट नहीं करता है, एनिमल पोल के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स इंटैक्ट रहते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, उनमें स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो उन्हें हम नाम दे देंगे। यहाँ देखिएगा बेटा स्प्लिटिंग हुई है, और इन्हें जहाँ स्प्लिटिंग नहीं हुई है एनिमल पोल की तरफ, इसे हम नाम दे देंगे कनेक्टिंग स्टॉक। कनेक्टिंग स्टॉक, कनेक्टिंग स्टॉक के सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल्स हैं। चलिए बच्चों, अब यहां ध्यान देना है हमें। मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दो पार्ट में स्प्लिट कर चुकी है, एक बाहर की तरफ, तो बाहर वाली लेयर को हम क्या नाम दे सकते हैं? पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, पेम। भीतर वाली में मेसोडर्म को क्या हम नाम दे सकते हैं? विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। पैराइटल मतलब कि बाहरी, विसरल मतलब कि भीतरी। चलिए बात करते हैं, इन दोनों के बीच में एक कैविटी बन चुकी है, इस कैविटी को बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, EEC। यहां पे EE का मतलब हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम वो सिलोम है जो कि एम्ब्रियो के बाहर बन रही है। सिलोम की डेफिनेशन ही यही होती है बच्चों, द कैविटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो यस, बिल्कुल ये बेटा मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बन रही है, लेकिन ये कैविटी एम्ब्रियो में नहीं है, एम्ब्रियो के बाहर है। एम्ब्रियो खास करके ये बीच में जो 3 लेयर आपको दिख रहे हैं, यही हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करने वाला, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाला है। तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में 3 जर्म लेयर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, इसीलिए इनके बाहर के लेयर को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोल देते हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक्सैक। यस बच्चा, सही सुना आपने बेटा, 4 जर्म लेयर्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स पढ़ने वाले हम लोग, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक्सैक, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक्सैक। तो चलिए, हमने बेटा पेम, वेम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम पढ़ लिया, हमने कनेक्टिंग स्टॉक पढ़ लिया। कनेक्टिंग स्टॉक के सेल्स एनिमल पोल से माइग्रेट करते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं, नीचे मतलब कि वेजिटल पोल की तरफ आ जाते हैं। अगर इस डायग्राम के रेफरेंस से आप इस डायग्राम की तरफ देखो तो वेजिटल पोल की तरफ देख सकते हो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि कोरियोनिक विलाई से होता है। कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन पूरे के पूरे एम्ब्रियो या पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर होता है कोरियन से। तो मैं अभी कोरियन डिफाइन करते हैं बच्चों। कोरियन, कोरियन इज द फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर एंड इट इज फॉर्म्ड बाय, यहां देखिएगा बेटा, इन दोनों को मिला के हम बोल देंगे कोरियन। दिस इज कोरियन इज इक्वल्स टू ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट प्लस, ट्रोफोब्लास्ट को हमने बेटा जोड़ दिया, मतलब कि ट्रोफोब्लास्ट और पेम, तो बेटा क्या बन जाएगा? कोरियन। ट्रोफोब्लास्ट प्लस PEEM इज कोरियन, पहला लेयर। ठीक है, कोरियन बाहर की तरफ, कोरियन ही बनाएगा कोरियोनिक विलाई, इस तरीके से ये विलाई बनाएगा। पूरी विलाई में जो वेजिटल पोल की तरफ जो विलाइज बच जाएंगे, उन्हें हम नाम दे देंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम, मतलब कि वो एनलार्ज कोरियोनिक विलाइज बनाएंगे। बाकी कोरियोनिक विलाइज टाइम के साथ जैसे जैसे एम्ब्रियो की एज बढ़ेगी वो डिमिनिश कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और नीचे की विलाई जो कि बेटा इस कनेक्टिंग स्टॉक, जो बेटा ऊपर की तरफ कनेक्टिंग स्टॉक के सेल्स थे, वो माइग्रेट करके बेटा नीचे की तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हो बेटा सेल्स माइग्रेट करके अब इस हिस्से में आ चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि वेजिटल पोल की तरफ जुड़ने का एक मौका मिल गया है। पहले इस अरेंजमेंट को अगर ध्यान दे तो ये आउटर रिंग की तरफ थी और भीतर की तरफ एक इनर रिंग बन रही थी, जो कि ऊपर की तरफ जुड़ी हुई थी एनिमल पोल पे। अब ये वाली डायग्राम पे अगर ध्यान दे तो ये आउटर रिंग हो गई और ये इनर रिंग हो गई, जो नीचे की तरफ जुड़ी हुई है वेजिटल पोल से। ये तभी पॉसिबल है जब एनिमल पोल से कनेक्टिंग स्टॉक के सेल्स माइग्रेट करके वेजिटल पोल पे पहुंच जाए और ये यहां से जुड़ जाए। ये यहां से जुड़ के क्या करेंगे? प्लेसेंटा बनाने के फॉर्मेशन को आसान कर देंगे। तो चलिए बच्चों, रिंग के भीतर रिंग जो पहले ऊपर जुड़ा हुआ था वो अब नीचे जुड़ा हुआ है। अब हम इसे बात करते हैं, इसे देखते हैं बेटा। ठीक है, अब इस डायग्राम में ध्यान से देना, तो आपको मिल जाएगा बेटा कोरियन। कोरियन हमने पढ़ लिया।
कोरियन के बाद से अब हम बात करने वाले हैं एमनियन के बारे में। तो यहाँ देखिएगा ब्लैक कलर का एमनियोजेनिक लेयर, और एमनियोजेनिक लेयर के बाहर की तरफ आपको दिखेगा वेम, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जैसे दोनों को मिला के हम बोल देंगे एमनियन। एमनियन एंड एमनियन इज इक्वल्स टू एमनियोजेनिक सेल AC प्लस वेम, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। आई थिंक बेटा एमनियन आपको क्लियर हुआ। एमनियन आपको छोटा दिख रहा है, यॉर्क सैक आपको बड़ा दिख रहा है। एज के साथ साथ, मतलब एम्ब्रियो के एज के साथ साथ एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ जो एमनियोटिक कैविटी है वो बड़ा होता जाएगा, और यॉर्क सैक जो बड़ा है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो दिस इज एमनियोटिक कैविटी, दिस इज कोरियन, दिस इज एमनियन। ओके, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड फिल हो जाएगा, और ये हो गई एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन 3 जर्म लेयर से होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जो कि ईपीबॉली एंड एम्बॉली 2 तरह के मूवमेंट से होगा। बेटा ये ईपीबॉली एम्बॉली हम कमिंग क्लासेस में बेटा समझेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। यहाँ की तरफ अगर आप देखोगे तो कोरियन के चारों तरफ के बेटा विलाइज डीजनरेट कर चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। बचा है क्या बेटा, वेजाइटल पोल का, और वेजाइटल पोल वाला एरिया, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो ये यूटेराइन लाइन है, ये यूटेराइन टिश्यू है, यूटेराइन टिश्यू से जुड़ेगा, और ये जो दिख रहा है ये कोरियोनिक विलाई है। कोरियन हमने पढ़ लिया, एमनियन हमने पढ़ लिया, एमनियोटिक कैविटी हमने पढ़ लिया, ये एम्ब्रियो दिख रहा है, एंड दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स होंगे जो प्लेसेंटा से, मदर से न्यूट्रिएंट्स को हमारी तरफ लेके आएंगे, एम्ब्रियो की तरफ लेके आएंगे। तो अम्बिलिकस एरिया, नाभि से हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको हम अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन बोलते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन को बनाने वाला कौन बेटा, एलेंटोइस नाम का ऑर्गन। एलेंटोइस यहाँ के मेसोडर्मल सेल्स, एम्ब्रियो के मेसोडर्मल सेल से कुछ टिश्यू आगे की तरफ बेटा बढ़ेंगी और आगे जाके ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये ब्लड वेसल्स देख सकते हो कोरियोनिक विलाई में घुसते जा रहे हैं, इंसर्ट होते जा रहे हैं, जिन्हें हम बोलेंगे एलेंटोइस, एलेंटोइक ब्लड वेसल्स। एलेंटोइक ब्लड वेसल्स, बच्चों ध्यान दीजिएगा, एलेंटोइक ब्लड वेसल्स यूनिक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स को एम्ब्रियो तक पहुंचाते हैं इन केस ऑफ placental mammals, but in non-placental animals or in oviparous animals, in case of reptiles, in case of aves, in case of prototherians, ये बेटा ये जो एलेंटोइस है, दिस एलेंटोइस functions as urinary bladder और डस्टबिन, एक डस्टबिन की तरह काम करता है पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जो इनके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन्हें कलेक्ट करके बेटा अपने भीतर भरता रहता है, और जैसे ही एग हैच करता है, एग टूटता है, ये बेटा एग हैच नहीं करने वाला, यहाँ एम्ब्रियो का बर्थ होने वाला है, तो यहाँ सारा का सारा एम्ब्रियो का वेस्ट वो मदर को दे देता है, और मदर उससे बेटा ड्रेन करके अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर सोचकर चलो बेटा कि ये डेवलपमेंट चल रहा है एक ओविपेरस कंडीशन में, मतलब कि बॉडी के बाहर चल रहा है, एक अंडे में डेवलपमेंट चल रहा है, किसी चिक का डेवलपमेंट चल रहा है, किसी स्नेक का डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस समय उस एम्ब्रियो का वेस्ट एलेंटोइस नाम के एक ऑर्गन में कलेक्ट होता रहेगा, और वही एलेंटोइस इन हायर एनिमल दैट इज मैमल्स क्या बना दे रहा है, ब्लड वेसल्स बना दे रहा है। तो एलेंटोइस वेस्ट को कलेक्ट करता है लोअर एनिमल्स में। ओके, इन केस ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल में ये ब्लड वेसल्स बना रहा है, एलेंटोइक ब्लड वेसल्स, और ये एलेंटोइक ब्लड वेसल्स कोरियन से जुड़ते हैं एंड इट फॉर्म्स कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, इट फॉर्म्स कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दी प्लेसेंटा पार्ट एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।